गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से बच्चे आज एक बिग अनाउंसमेंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। स्पेशल यह अनाउंसमेंट है एसएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है और एग्जामिनेशंस का डेट भी आ चुका है। तो बच्चे स्पेशल इंग्लिश पढ़ने के लिए काफ़ी बच्चों का डिमांड है और काफ़ी हाईली डिमांडिंग ये आपका बैच है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ के एक्सपर्ट फैकल्टी एसपी सिंह सर हैं हमारे साथ, आज आपके साथ हैं। आइए एसपी सर। और आप लोग के लिए स्पेशली इंग्लिश का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलता और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसमें डाउट होता है, तो उस सेक्शंस को पढ़ाने के लिए और कंप्लीट एसएससी सीजीएल एमटीएस और सीएचएस इंग्लिश के लिए सर आए हैं और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे इंग्लिश। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ने के बाद इस सेक्शन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, क्योंकि सर पूरे इंडिया में फेमस है इंग्लिश के लिए। सर का अभी तक 50+ बुक सर का आ चुका है मार्केट में इंग्लिश का, और काफ़ी अनुभवी हैं और इंग्लिश के समझिए कि इंग्लिश के फील्ड के बेताज बादशाह हैं। मैं ज़्यादा सर का बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग खुद इनको जानते हैं और बच्चे भी इनको जानते हैं। एसपी सिंह फॉर इंग्लिश। ओके, तो आइए सर से आप रूबरू हो। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपक जी। प्रिय छात्रों, आपसे बहुत लंबे समय के बाद रूबरू होने का मौका मिला है। और अन्य जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता दीपक जी ने आपको संबोधित करते हुए बतलाया कि बहुत सारे लड़कों का कॉल आ रहा था, मेरे पास भी आ रहा था। और बिहार ही नहीं, झारखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, अन्य राज्यों से भी लड़कों ने फ़ोन किया कि वो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि सर हम लोग बनाते हैं सीजीएल या एमटीएस, तो उसमें कुछ पोर्शंस जो है वो हम लोगों को पढ़ने के बावजूद भी या प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट करने के बाद भी, हल करने के बाद भी कुछ चैप्टर में हम लोग कमज़ोर रह जाते हैं और उस तरह से स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं जैसा कि उन्होंने सोच लिया है। तो वो चैप्टर्स क्या है, आप गौर से देखिए। कहीं भी आप पढ़े हों या अभी पहली बार पढ़ रहे हों या पढ़िएगा, तो इसमें देखिएगा होता क्या है कि अंग्रेजी में आपको दो सेक्शंस होते हैं। एक ग्रामर का होता है और एक वोकेबलरी का होता है। तो वोकेबलरी में ही कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाते हैं और सेंटेंस अरेंजमेंट आ जाता है। और मैंने देखा है कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है और उसका क्या होता है, ग्रामर तो ठीक होता है लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जो है वो बहुत वीक होता है। और जो छात्र आपको सीबीएसई पैटर्न से अपनी स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया है, उसमें देखा ये जाता है कि उसका जो है कम्प्रीहेंशन पार्ट जो है वो सही रहता है, लेकिन जो ग्रामर का पार्ट जो है वो कमज़ोर रहता है। मेरा सबसे ज़्यादा इसमें फोकस रहेगा कि कैसे लड़के का कम्प्रीहेंशन ठीक हो जाए, कैसे लड़के, किस तरह से लड़कों का जो है आपको क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट ठीक हो जाए। चूँकि इन क्षेत्रों में, इन चैप्टर्स में छात्र जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उनको समझने में दिक्कत होती है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम बतलाते हैं आपको कि मान लीजिए हमको आपको कम्प्रीहेंशन पढ़ाना है, तो अभी बोर्ड पर तो इसको लिखा जाना असंभव है कम्प्रीहेंशन को। और क्योंकि हम जब कम्प्रीहेंशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पीडीएफ डाल देंगे कि ताकि आप भी उसको देखते रहें और हम भी बोलते रहें और उसका क्या, कहाँ पर क्या आंसर होगा, क्यों होगा, इसको मैं डील कर सकूं। तो इसके लिए क्या होता है, कम्प्रीहेंशन के लिए समझिए, आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। कंप्रीहेंशन को बनाने के लिए प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। अब है प्रीवियस नॉलेज कहते किसको है? प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि जो कंप्रीहेंशन में जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, क्या उससे आप पूर्व परिचित हैं? अगर पूर्व परिचित नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर भी दिमाग से स्केप कर जाएगा वो। तो आप अगर चाहते हैं कि कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट आपको
आसानी से और जल्दी बन जाए, एक अटेम्प्ट में पढ़ते हुए बन जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस नॉलेज रखना पड़ेगा। प्रीवियस नॉलेज का मतलब ये हुआ कि अभी 2022 चल रहा है, अभी से लेकर पिछले 4 वर्षों में जो जो कुछ घटनाएं घटी होगी, जैसे कोविड-19 है, उसके बाद आपको जैसे अभी यूक्रेन में टेंशन है, रूस और यूक्रेन के बीच में, अभी हमारे यहाँ चीन के साथ टेंशन रहा, अभी भी जारी ही है। उसके बाद आपको कई तरह की आपदाएं आई दुनिया में आपके इंडिया में भी कई तरह की परेशानी हुई, कई अच्छी घटना भी घटी। तो इन घटना पर अगर चर्चा करके और उसको देखते रहिएगा, तो कुछ न कुछ उसके बारे में जो सूचना है, जानकारी है, या ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बारे में कुछ अगर जानते रहिएगा तब कंप्रीहेंशन पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि मैं जानता हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो जानने की ज़रूरत है। तो एक बार पढ़िएगा और आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उससे उसको अटैच कर दीजिएगा, तब क्या होता है, कंप्रीहेंशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे छात्र, यहाँ तक मैं भी कभी कभी कंप्रीहेंशन बगैर पढ़े बना देता हूँ। कैसे बनाता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर ग्लोबल वार्मिंग पर दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें पॉल्यूशन का मात्रक दिया हुआ रहेगा कि ppm होता है, इसमें जो है अभी कितना भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन का जो डिवीज़न किया गया है शहरों का पॉल्यूशन के हिसाब से, उसमें कौन 1 नंबर पर आता है, कौन 2 नंबर पर, कौन 3 नंबर पर आता है, कितना जो है टेम्परेचर इस ग्लोब का रहना चाहिए, ग्लोब के ऊपर कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, ये सब प्रीवियस नॉलेज है। और ये सब अगर जानिएगा कि नहीं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरा के पहले जो है जो पॉल्यूशन का लेवल था वो आपको 250 या 260 ppm था, अभी 450 से ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं 500 भी है पॉल्यूशन का लेवल जो है। तो ये सब फैक्ट्स होता है, ये अगर पहले से जान रहे होंगे, अब मान लीजिए आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कंप्रीहेंशन दे दिया, अगर पीओ का देखिए ना, पीओ में तो फैक्ट्स पर रहता है, कोई स्टोरी नहीं रहता। अब एसएससी में भी स्टोरी बेस्ड आपको कंप्रीहेंशन रहता नहीं है, तो उसको बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो मैं प्रीवियस नॉलेज दे करके तब उसको अगर पढ़ाऊंगा तो होगा क्या कि एक बार पढ़ने से या एक बार सुनने से आप 90% से ज़्यादा फैक्ट्स को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, और जब मन होगा तब उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको वापस उसका यूज कर सकते हैं, और सुगमता से आपको परीक्षा में इससे अगर प्रश्न आते ही हैं तो बनेंगे। अब मेंस आप देते हैं ये एसएससी का, उसमें जो है आपको 30 क्वेश्चन जो है कंप्रीहेंशन से रहता है, और लगभग 5 या 6 कंप्रीहेंशन रहता है, कभी कभी 3 या 4 भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम 6 जरूर रहता है कंप्रीहेंशन। तो 6 को वो सभी क्षेत्र से रहता है, लिटरेचर से रहता है, साइंस एंड टेक से रहता है, करेंट से रहता है, स्पोर्ट्स से रहता है, इकोनॉमी से रहता है, और साइकोलॉजी और सोशल इश्यूज पर भी रहता है। तो इस सारे विषय का जो प्रीवियस नॉलेज है वो अगर आपके पास रहता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आ जाइए क्लोज टेस्ट जब हम बनाते हैं तो क्लोज टेस्ट में क्या करते हैं कि यह जो है एक तरह का छोटा कंप्रीहेंशन ही होता है। इसमें क्या है कि एक चीज या 2 चीज़ों पर जो है फोकस करना पड़ता है। पहली बात, सहचर शब्द, जिसको अंग्रेजी में कोलोकेशन कहते हैं, यानी कौन शब्द के आगे पीछे कौन शब्द चलता है, इसी को कोलोकेशन कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं कि हिंदी में एक उदाहरण देते हैं, सरकार के पास पुख्ता सबूत है, तो देखिए सबूत के पहले क्या चला, पुख्ता, ठीक है, तो पुख्ता। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपको टेंजिबल एविडेंस, ठीक है, टेंजिबल एविडेंस। तो एविडेंस के पहले कौन शब्द आ गया, टेंजिबल आ गया, तो ये कोलोकेशन आना चाहिए। दूसरी बात, आपको सेंटेंस में आगे अगर प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो विकल्पों में कौन विकल्प ऐसा है जो वो अगला प्रेपोजिशन को लेता है, वही विकल्प आपका आंसर होगा। तो ये 2 एंगल को अगर आप लगाइएगा और थोड़ा बहुत अर्थ भी जानिएगा तो उससे क्या होता है, कंप्रीहेंशन में अगर 10 प्रश्न है कंप्रीहेंशन में तो आपको मेंस में तो आपको 25 प्रश्न होते हैं,
तो 25 अगर प्रश्न है तो लगभग आपको हमको लगता है कि 20-22 तो आप सही बना ही सकते हैं इसी आधार पर, और शेष तो कुछ तो बहुत आसान होता है, उसके वहाँ पर विकल्पों का चयन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हम क्या करेंगे, ग्रामर जो इसके साथ साथ जो आपको बोले कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये हमारे यहाँ बहुत दुर्भाग्य की बात है कि टीचर भी क्या करते हैं, ये चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ाते नहीं है और अंतिम में 2, 4, 5 पढ़ा करके कहते हैं जाओ बैच खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, इसी पर मेजर फोकस देना है और 6 महीना तक ग्रामर पढ़ाते रहते हैं। तो मेरा जो क्लास होगा वो 60 घंटा का होगा, ठीक है, और 60 घंटा का क्लास होगा। और ये बैच जो शुरू होगा ये आपको मंगलवार से, अगले मंगलवार से, यानी 22 फरवरी से जो है ये बैच शुरू होगा। और और आपके लिए ये बैच जो है काफ़ी उपयोगी होगा। तो ग्रामर में क्या है कि जो क्वेश्चन एरिया है उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं 200-400 पेज लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मुश्किल से हमको लगता है पूरा ग्रामर जो है 30-40 पेज अगर आपको बतला दिया जाए तो पूरा ग्रामर कवर हो जाता है। और लगभग 80-90% एरर्स या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के प्रश्न जो हैं उससे हल हो जाते हैं। और अलग से वॉइस और स्पीच जो है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको अगर अलग से पढ़ा दिया जाए और फिर जो है ग्रामर अगर आपको करीब 15-20 घंटा पढ़ा दिया जाए तो सभी एरियाज टच हो जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन रहता है, उसी को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है अभ्यर्थियों के लिए। ये वो परीक्षोपयोगी भी होता है। और अंग्रेजी सीखना और परीक्षा में प्रश्नों को हल करना, दोनों दो बातें होती है। अब बहुत सारे आदमी को अंग्रेजी आता है, अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन दे दीजिए तो उससे बनता नहीं है। बहुत सारे आदमी से क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजी बोलने नहीं आता, वो अलग चीज़ है। ये स्किल है बनने का। आपको बनने का मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे हल होगा, आप कैसे उसको हल कर लीजिएगा सही सही। ये तालीम जो है और ये जो स्कीम है या ये जो नॉलेज है, इसको सीखना है। और इस तरह का जो अगर आप में एलिजिबिलिटी आ जाती है और ऐसे चैप्टर्स में महारत आप हासिल कर लेते हैं तो आपकी सफलता होने से या आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वैसे भी मेरा सौभाग्य रहा है कि चूँकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 1992-93 से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ आज तक एसएससी में मिनिमम रिजल्ट जो रहा है वह लगभग 90-95% रहा है। कभी कभी 100% भी हुआ है। एक बार आपको 2010 में मैं पढ़ाया था, 148 विद्यार्थी को पढ़ाया था, ऑल 148 जो है वो अभी सरकारी जॉब में है। उसी साल एक हो गया था सबको। और उसके या लास्ट ईयर भी 2 साल पहले 18 में भी हम पढ़ाए हैं तो 90% रिजल्ट रहा है। उससे पहले मैंने 90% 95% से कम कभी नहीं रहा और एक बार 100% रिजल्ट हो गया। उसके बाद ये भी बतला दूं कि इंडिया में 1 to 10 में मेरा हमेशा विद्यार्थी रहा है। 1-2 विद्यार्थी जरूर रहा है कि या तो टॉप किया है या तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, इस तरह के भी छात्र रहे हैं। इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त है। थोड़ा सा देखिए प्रेपोजिशन कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में 2 मिनट आपको मैं बतलाता हूँ। ये चूंकि मेरा डेमो है तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप तो हम जाएंगे नहीं, तो देखिए जैसे है ये आपको प्रेपोजिशन, तो एक चीज देखिए, पहले तो सीख लीजिए, इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता क्या है, तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी, अक्सर उसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है और वह उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित कर देता है। यानी प्रीपोजिशन क्या करता है, तो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ बनाता है, जोड़ता है, क्रिएट करता है, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। खैर परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ विथ, तो सामान्यतया लोग क्या करते हैं कि विथ का प्रयोग साथ के अर्थ में कर देते हैं, साथ के अर्थ में करते हैं।
लेकिन कभी कभी इसमें क्या गलती होती है वो देखिए कि साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग कभी कभी नहीं होता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपको, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज। ये सेंटेंस गलत है। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको हम, आई लाइक यू विथ हार्ट एंड सोल। ये भी गलत है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, जहां विथ का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां कर देते हैं। अब देखिए इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ, तो द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है अंग्रेज सदा के लिए, सॉरी, अंग्रेज जो है बोरिया बिस्तर के साथ भारत को छोड़ दिया। अंग्रेज बोरिया बिस्तर के साथ भारत को छोड़ दिया। दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ मैं तुम्हें तहे दिल से पसंद करता हूं या चाहता हूं। मैं तुम्हें तहे दिल से चाहता हूं या पसंद करता हूं। तो अब आइए यहां पर क्या है कि विद का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, रिडंडेंट है, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज का क्या अर्थ होता है, बोरिया बिस्तर के साथ। और विथ जो है वो अनावश्यक है, यानी विथ इस सेंटेंस से हटा लेंगे तब ये सही होगा। दूसरा देखिए इसमें है कि आई लाइक यू विद हार्ट एंड सोल। इसमें हार्ट एंड सोल का अर्थ होता है तहे दिल से विद यहां भी सुपरफ्लुअस है, से के अर्थ में विद का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यह भी विद जो है वह अनावश्यक है। और इस तरह से देखिए ये विद हो या ये विद हो, चूंकि हार्ट एंड सोल का अर्थ होता है तहे दिल से अर्थ इसमें अंतर्निहित है मुहावरा में, इसीलिए हम विद का प्रयोग नहीं करेंगे। इस मुहावरा में बोरिया बिस्तर के साथ अर्थ पहले से अंतर्निहित है, इसीलिए विद जो है यहाँ पर क्या है, वो सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब आइए, अब एक और हम थोड़ा सा इसी पर विद से ही लेते हैं। जैसे देखिए कुछ जो आपको मुहावरे होते हैं वो विद से बनते हैं, सर्टेन फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब्स। कुछ मुहावरे जो हैं वो आपको विद से बनते हैं। जैसे देखिए कोप विद, with a view to deal with persistent efforts, with persistent efforts along with together with keep pace with
keep pace with head up with, चलिए etc कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो विद का प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में, तो ये क्वेश्चन आपको कभी क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, कभी खाली जगह सेंटेंस कंप्लीशन में भी आ जाएगा, ठीक है, और कभी कॉमन एरर में भी आ सकता है, कभी कभी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है। तो अब देखिए कोप विद मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना। विद अ व्यू टू का अर्थ होता है के उद्देश्य से, के उद्देश्य से। और डील विद का अर्थ होता है निपटना, बेचना, सॉरी निपटना, बेचना नहीं, निपटना। और विद परसिस्टेंट एफर्ट्स का अर्थ होता है अथक प्रयास से, अथक प्रयास से। और एलोंग विद का अर्थ होता है के साथ, टुगेदर विद का अर्थ होता है के साथ। कीप पेस विद का अर्थ होता है साथ चलना, साथ चलना। फेड अप विद का अर्थ होता है तंग आ जाना, परेशान हो जाना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना। इसके अतिरिक्त जो है विद का प्रयोग बहुत सारे शब्द हैं उनके साथ भी होता है। जैसे आपको कहते हैं वी, VIE, वी मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। इम्यूलेट, इम्यूलेट का भी अर्थ होता है बराबरी करना। कंपेयर, एसोसिएट, ग्रेटिफाई, लेडन, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई। और या आप कहते हैं बहुत सारे शब्द हैं, तो उसका जो हम जब ये प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बतलाएंगे जो क्वेश्चन एरियाज है उसको टच करते हुए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो 20-25 शब्द दे देंगे कि ये कौन कौन वो शब्द हैं जिनके साथ की विद का प्रयोग होता है, और उसको उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा जो मेजर फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जो क्वेश्चन एरियाज है, क्वेश्चन एरियाज से मेरा तात्पर्य है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किसी चैप्टर से या प्रीपोजिशन से, तो वो आज तक जो पूछा गया है सभी तरह की परीक्षाओं में प्रीपोजिशन से प्रश्न, वो सारे चीज को एंगल को मैं कवर कर लूँगा, सारी बातों को जो है समाहित करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। और इससे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आप जो जिस उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। मैं बहुत एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि मैंने जिसको पढ़ाया अगर वो सफल हो जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी यही उपलब्धि होती है। और इसके लिए मुझे जो करना पड़े और वो करूँगा। और पढ़ाने के दरमियान या बाद में भी आपको कहीं अगर दिक्कत होगी, कहीं कठिनाई होगी, परेशानी होगी, समझने में दिक्कत होगी, या आपको ये लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ होनी चाहिए, या लगे कि कोई डाउट आपको हो रहा है, तो सारे प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं और उसको मैं जवाब दूंगा। आपके हर एक क्वेरी का, हर एक प्रश्न का, हर एक भ्रांति का, हर एक जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और पढ़ाने का जो तरीका होगा, सलीका होगा, वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। और मैं वैसे 100% हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, 100% इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास छात्रों की स्थिति या छात्रों की पसंद को समझते हुए बाइलिंगुअल पढ़ाना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और इसीलिए बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने कहा और मैंने जो कुछ भी बतलाया ये बात पसंद आई होगी और आएगी, और आप ज़रूर आएंगे और ज़रूर हमसे जुड़ेंगे और हमसे जुड़कर, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको इस कदर पढ़ाऊं कि आप सफल हो जाएं और मेरा भी और अपना नाम, अपने परिवार का नाम आप रोशन करें। इन्हीं सारी बातों के साथ अब मैं अगले क्लास में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।